सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर बातचीत करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। सत श्री अकाल गुरप्रीत। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। लो शुरुआत करते हैं खबरों की, तो खबरों में आगे बढ़े तो सबसे पहले बात क्रिकेट की कर लेते हैं। एशिया में क्रिकेट एक बड़ा स्थान रखती है, बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित भी करती है और इसी के चलते अब जब बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हिंदू लोगों की मौत हुई है, उनको मारा गया है, 2-3 घटनाएँ वैसे सामने आ चुकी हैं। इस पर भारत के कुछ लोगों ने, भारत ना कहें तो भारत के कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इनके प्लेयर्स को इंडिया में आईपीएल खेलने से हटाने की बात हुई। तो इसी के साथ बांग्लादेश ने भी वापसी में कुछ कहा कि वो भारत में होने वाला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की महत्ता के बारे में पहले बताइए और उसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो डिप्लोमैटिक लेवल लेवल पर क्रिकेट के लेवल पर आपसी जंग चल रही है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यही कि क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल दुनिया के क्रिकेट के ऊपर ही भारत का कब्जा हो चुका है। आईसीसी जो है उसपे हम सबको पता है कि उसके आजकल जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। और जी, बिल्कुल। क्योंकि जो बीसीसीआई है वो दुनिया के सभी जो खेल बोर्ड हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिच है। तो इसलिए हुँ, उस बीसीसीआई के जो जो पहले जय शाह बीसीसीआई में गए और बीसीसीआई के बाद अब आईसीसी, और आईसीसी की जो सारी पॉलिटिक्स है उसको आजकल बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। हुँ, कहाँ तो राजनीतिक दूरियों को मिटाने के लिए क्रिकेट जैसे खेलों की बातचीत हुई कि खेल ऐसे चीजें होती हैं जो सोसाइटी में जो राजनीतिक लोग जो दूरियां पैदा कर देते हैं उनको दूर करते हैं खेल, ऐसे सोच कहा जाता था। कहाँ आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, आपने बात की और क्रिकेट का एशिया में महत्व बताइए, उससे आपने शुरू किया और मैं शुरुआत ही आपको राजनीति बताने से कर रहा हूँ। यानी खेल के अंदर इतनी ज्यादा राजनीति हो गई है कि आज हम जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है खेल के अंदर, क्रिकेट के अंदर खासकर, उसकी बात किए बगैर क्रिकेट की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जी, आप देखिए, हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स आजादी से पहले जहाँ जो जो उनकी कॉलोनियां थी, वेस्ट इंडीज से लेकर और इंडिया के थ्रू ही पाकिस्तान और बांग्लादेश और भी कई जगह, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उन सब जगह पे क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है। जी, और दुनिया में 7-8 देश ही हैं, हम सबको पता है कि जो एस क्रिकेटर हैं। एस क्रिकेटर का मतलब मेरा ये है कि जो मतलब इस लेवल का दमखम रखते हैं कि आपस में एक-दूसरे से मैच हो जाए तो वो थोड़ा बराबरी का दिखे। तो 8 जी, ऐसे मुल्क टोटल हैं और 8 मुल्कों में अब बात ये हो गई है कि एशिया के ही 4 मुल्क हैं। एशिया के 4 मुल्कों में आपको पता है श्रीलंका है नीचे, बीच में भारत है और भारत से जो वेस्टर्न छोर की ऊपर आप बढ़ेंगे तो उसमें हम सबको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। 5वां देश तैयार हो रहा है, अफ़गानिस्तान भी उस स्थिति में अपने आप को पा रहा है कि वो भी अब मतलब क्रिकेटर। और एशिया के बाहर आप देखेंगे तो 4 मुल्क बचेंगे जो ठीक-ठाक हैसियत में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो ये जी, 4 मुल्क बाहर बचेंगे, यानी कि हाफ आज के टाइम पे आधे में एशिया है, आधे में बाकी जो पूरी धरती है। तो एशिया जी, में ही अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और एशिया भी कहने की ज़रूरत नहीं है, साउथ एशिया आप कह लें। मतलब जी, एशिया का बिल्कुल। भी एक हिस्सा, एक डायरेक्शन साउथ एशिया, और साउथ एशिया के अंदर भी अब पॉलिटिकल इतनी हलचलें हो रही हैं कि जो जितने भी देश हैं, इनकी आपस में नहीं बन रही हैं। हमको पता है कि श्रीलंका में भी तख्ता-पलट हुआ। जब वो तख्ता-पलट हो रहा था, तब वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें सब देखने को मिली थी और उसमें सनत जयसूर्या जैसे जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी गिरते हुए नज़र आ रहे थे। हमको पता है कि जो बांग्लादेश है उस वहाँ पर तख्ता-पलट हुआ और पाकिस्तान के साथ तो भारत का 36 का आंकड़ा पिछले 15 साल से चल ही रहा है। और स्थिति यहाँ तक थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर खेलने से मना कर दिया। तो साउथ एशिया अपने आप में आधे से ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर कब्जा किए बैठा है, टीम के हिसाब से। वैसे पूरी दुनिया के क्रिकेट के ऊपर कब्जा किए बैठा है अकेला भारत। और भारत आज इस स्थिति में है कि जो मान लीजिए कि बांग्लादेश में जो हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा, 16 दिन के अंदर 3 घटनाएँ हुई और उन 3 घटनाओं में 2 घटनाओं में तो मौत भी हुई है और उसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट करने, माइनॉरिटीज़ को
टारगेट करने की बात कही गई और इसके बिना पर भारत में जो आईपीएल होने थे उसमें जो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था उसकी हम सबको पता है कि शुरुआत हुई कि उनको टीम में नहीं खिलाया जाना चाहिए, सब बातें शुरू हुई। अब क्या ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि पिछले 15 दिन में भारत में जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, तो भारत में भी तो कोई कम गिनती का होगा ना, जिनके जी, नंबर बिल्कुल। माइनॉरिटी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, उनके ऊपर कितने हमले हुए हैं। और हुँ। अगर वो देश मान लीजिए कि अरब कंट्रीज़ हैं या फिर और जो मुस्लिम देश हैं, दुबई से और मतलब हम कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो जी, आपका जी। बायकॉट कर आपके खिलाड़ियों का बायकॉट कर दे। हम सबको पता है कि जो हमारे पहलवान हैं, वो ज़्यादातर दागिस्तान, किर्गिस्तान जो कि मतलब नो नो डाउट कि वो सब मुस्लिम देश ही हैं। वहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस करने जाते हैं, खेलने भी जाते हुए हैं। अभी कई भारत के अच्छे रेसलर्स वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से भगा देता हूँ। और जी। मतलब घटनाएँ हमारे सामने हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है कि घटनाएँ हमारे सामने नहीं है। हमको पता है कि एंजेल चकमा को उत्तराखंड में मारा गया। चाइनीज़ जी। चाइनीज़, चिंका चिंका कह के मारा गया। ठीक है? जी, बिल्कुल। और और मतलब हमारे पास ऐसी घटनाओं की फ़ेहरिस्त है पूरी। और जी। तमिलनाडु में सॉरी केरला में जो घटनाक्रम हुआ, बांग्लादेशी कह के मारा गया, घुसपैठिया कह के मारा गया, एक मुस्लिम को। और जो बिहार में अभी पिछले दिन हुआ, वहाँ के लोकल ही मुसलमान था और उसको ही बांग्लादेशी बता के मार दिया गया। तो मतलब जी। घटनाएँ तो यहाँ पे भी हो रही हैं। तो फिर आप मतलब पॉलिटिकली तो आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए था? मतलब अगर मेरे जैसे मैं पत्रकार हूँ, कोई मेरे को भी जी। बोले कि भाई आप तुम पत्रकारिता मत करो, तुम अपना राजनैतिक स्टैंड बताओ, इन घटनाओं के ऊपर तुम्हारा क्या है? तो मैं साफ जी, बोलूँगा बिल कि दुनिया भर में कहीं भी, किसी भी मुल्क में कम गिनती जी। के लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। चाहे वो भारत जी। हो, भारत में जो कम गिनती के समुदाय हैं माइनॉरिटी समुदाय हैं, उनकी ना तो मॉब लिंचिंग होनी चाहिए, ना उनको सेकंड ग्रेड सिटिज़न की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना उनके ऊपर कोई हमले होने चाहिए। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जी। चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो। सीधा हमारा हुँ। तो यही पॉलिटिकल स्टैंड होगा कि माइनॉरिटीज़ को सेकंड ग्रेड सिटिज़न ना समझा जाए और इस दुनिया में कोई कहाँ पे माइनॉरिटी है, कोई कहीं पे माइनॉरिटी है। तो वो बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि सारे हर जगह ये आदमी को मेजॉरिटी में ही होगा, कहीं तो वो भी माइन कोई दूसरा धर्म भी तो माइनॉरिटी में होगा। तो जी, जी। ये मेरे को लगता है कि पोजीशन असल में ये बनती है कि बीसीसीआई या आईसीसी को ये बोलना चाहिए था कि भाई माइनॉरिटीज़ के साथ धक्का नहीं होना चाहिए और आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और आप कर क्या रहे हो? आप उनके खिलाड़ी को बैन कर दे रहे हो। उन्होंने भी कह दिया बांग्लादेश वालों ने बोल दिया कि देख बात ऐसी है, हम भी आपके आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, हम भारत में खेलने ही नहीं आएँगे, आप कहीं और वेन्यू चेंज करो। अब चूँकि आईसीसी के ऊपर भारतीयों का ही कब्ज़ा है, अब जैसा है तो जैसा ने कह दिया कि नहीं, नहीं हम वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, आपको खेलने आना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब से मतलब कुल मिला के अगर एक्शन लेंगे या उस टीम को ही खत्म कर वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद 2-4 मुल्क ही बच जाएँ। हालाँकि जी। इंडिया जो क्रिकेट में कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे उसका विरोध इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर रखा है। साउथ अफ्रीका भी हुँ। कई बार बातें उ उठा साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा उठाता है। जी। अब की बार जो पहली बार देखा गया कि ये तीनों मुल्कों ने ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका ने और इंग्लैंड ने, तीनों ने अलग से मीटिंग भी करी है और उसमें बात भी हुई कि यार ये ज़्यादा धक्का हो रहा है क्रिकेट के साथ। तो ये हुँ। चीज़ें हैं। क्रिकेट मतलब वैसे बात करते थे कि राजनीति से लोग परेशान हैं और इसलिए खेल की तरफ भागते हैं। आज के समय में हम कह सकते हैं खेल राजनीति से इतना ज़्यादा परेशान है कि खेल भी खेल छोड़ के और राजनीति से दूर भाग रहा है। जी। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵੈਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? देखो सबके अपने ट्रेडिशंस एंड और कस्टम्स हैं। जो माइनॉरिटीज़ के ट्रेडिशन और कस्टम हैं, उनको टारगेट करना हमें पता है कि जो वहाँ के ज़्यादा गिनती में जो लोग होते हैं, उनका फ़ेवरेट काम होता है और ख़ासकर महिलाओं के मामले में। और ये इसके ऊपर मैं अपन कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कि आप मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के आप रक्षक बनने की जो बात करते हैं मेजॉरिटी की मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो बहुत भद्दा, बहुत ओछा लगता है।
ठीक है? जी, आप जी, आपके खुद के समुदाय में जो ट्रेडिशंस और जो चीज़ें कंटिन्यू हैं, उनके ऊपर आप अ कोई काबू पा नहीं सकते, और मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस की जो डिबेट है, वो काफ़ी पुरानी है। उसमें जी, 50 उलझने हैं, वो हम सबको पता है, और हमको ये भी पता है कि कौन कितना ट्रेडिशनल है और कौन कितना मॉडर्न है, उसको भी हमें पता है। जब मॉडर्निटी की बात आती है, तब तो आप मतलब दूसरे धर्म की औरतों को लेकर तो आप कह रहे हैं कि मॉडर्न मॉडर्न, आपके अपने धर्म में घूंघट प्रथा है, आपके अपने धर्म में जी, जाति प्रथा है, आप कास्टिज़्म इतना करते हैं, उनके ऊपर मतलब हमारे जो ट्रेडिशन है, वो तो ट्रेडिशन है। जी, दूसरे ऑर्थोडॉक्स हैं। ऐसा नहीं होता जी, ना कि आपके, तो मतलब एक सौहार्द क्या होता है? देखिए हमें कर्नाटका की वो घटना भी पता है, जिसमें जो हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के विरोध में आंदोलन किया। अब हम जी, सबको पता है कि वो 11वीं-12वीं के स्कूल का मामला था, फिर कॉलेज का मामला भी हमने देखा। तो जी, कॉलेज के लड़के थे, मान लो। जैसे जो हुँ, ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज का जो मामला था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब उन कॉलेज के बच्चों की मैंने वीडियोज़ देखी, जो लड़के, जी, हिंदुओं के लड़के जो ये डिमांड कर रहे थे कि नहीं-नहीं, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब नहीं होना चाहिए, ये वो। तो हँस-हँस के वीडियो बना रहे थे, और जी, मतलब साफ समझ में आ रहा था, मैं अगर आपको वैसे बात कहूँ, तो उनका मकसद कोई मुस्लिम लड़कियों को मॉडर्निटी के घेरे में देखने का नहीं था। उनको कोई एक अच्छे समाज की ओर ले जाने का नहीं था। उनका ये था कि हमें तो मुसलमानियों के भी मुँह देखने हैं। अब जी, इतना बिल्कुल। भद्दा, मतलब वो वीडियोज़ में देखा तो मैं बड़ा हैरान था कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आ रही है, उसके अंदर भी ये जो ज़हर का, नफ़रत का टीका इतना बुरी तरीके से लगा दिया। तो ये बिहार के ज्वेलर्स ने जो फैसला सुनाया है, इसमें क्या मेरे को लगता है कि अगर उनको ये लिखना चाहिए था कि हमें, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे उसमें अगर कोई हिंदू घूंघट करके आए, उससे भी दिक्कत है, कोई नकाब पोश आए, उससे भी दिक्कत है, कोई कोरोना, कोविड वाला मास्क लगा के आए, मास्क की भी बात करें, पॉल्यूशन के डर से जो मास्क, उससे भी दिक्कत है, और हमें हिजाब से भी दिक्कत है। तब तो कुछ जी, समझ में बिल्कुल। भी आता था। सिर्फ मुस्लिम औरतों को टारगेट करना, ठीक है, तो ये मेरे को लगता है। और ख़ैर अब सोना और चाँदी इतना महँगा हो रहा है, वैसे ही ज्वेलरों की दुकानों पे चढ़ेगा कौन? फिर भी ये आदेश जी। पे आदेश जारी कर रहे हैं, ये अपनी जो भड़ास है वो दिखा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हुँ, जी। बिल्कुल इसी बात से ज़ाहिर हो जाता है जब वो सीधा हिजाब शब्द यूज़ कर लेते हैं कि उनको दिक्कत हिजाब से है, ढके हुए चेहरे से नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ें तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर बात जो कही है, उसको कैसे देखा जाए कि कुत्तों की जो परेशानी है, उसको कितनी देर झेलेंगे लोग? देखिए कई सारे कुत्ते होते हैं, कई किस्म के कुत्ते हैं, और कई कुत्ते कहीं पर विराजमान हैं, कई कुत्ते कई गलियों में ही घूम रहे हैं। तो बहुत सारे कुत्ते हैं, और कुत्तों के देश में, मतलब सॉरी, थोड़ा शब्द व्यंग्यात्मक भी लीजिएगा, स्टायर के तौर पे भी जी, लीजिएगा। तो बिल्कुल। देश में बहुत कुत्ते हैं, और कुत्तों को लेकर जो परेशानी है, वो भी दिख रही है, और उनको लेकर जो चिंता है, वो भी दिख रही है। और जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुत्ते का जो मूड है, नहीं पढ़ सकते कि वह कब काटेगा। बिल्कुल सही बात है, जो कुत्ते कुर्सियों पर विराजमान हैं, वो तो उनका मूड तो हम जनता पढ़ ही लेती है कि वो हमेशा जनता को काटेंगे ही। ख़ैर, ये एक अलग बात है। कुत्तों को लेकर इतनी पिटीशनें आज के समय में डाली जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितनी मनुष्यों के लिए नहीं डाली जाती। मनुष्यों के, हम सबको पता है कि पिछले 2 साल में विच हंटिंग की जो घटनाएँ हैं राजस्थान में, वो बहुत बढ़ी हैं। विच हंटिंग जी, होता है जब औरत को डायन या चुड़ैल बताकर मार देते हैं लोग-बाग। मार देते हैं। उसके हाँ, उनको उनके ऊपर कोई पिटीशन नहीं डालता है, मॉब लिंचिंग्स के खिलाफ कोई पिटीशन नहीं डालता है। मतलब इंसानों के साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर कोई पिटीशन नहीं डालेगा। अभी हम सबको पता है कि जो गुजरात में अभी गांधीनगर में हुआ है, वहाँ पर भी कितने बच्चों को टाइफाइड हो गया। आज मैं डेटा देख रहा था, 200 से ज़्यादा बच्चों को टाइफाइड, और खबरें गायब हो गई हैं। कल तो खबर छपी हुँ, थी। हमने जी, खबर की, कल खबरें छपी थी भारत के अखबारों में, आज खबर गायब है। खबर का कोई जी, फ़ॉलो-अप होता है, नंबर जैसे इंदौर में खबर चल रही है, क्योंकि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और वहाँ से अमित शाह और अपनी सियासत भी करते हैं, तो खबर आज गायब है। तो उनके ऊपर कोई जी। भी पिटीशन नहीं डालेगा, पिटीशन बार-बार कुत्तों के ऊपर लगाई जाएगी। कुत्ते भी परेशान हो रहे होंगे कि कौन कुत्ते हमारे बारे में इतना चिंता कर रहे हैं, और हमें हुँ, हटाने की इतनी बात कर रहे हैं। ख़ैर तो कुत्तों को लेकर पूरा एक लेख लिखा जा सकता है, एक व्यंग लिखा जा सकता है, एक सटायर लिखा जा सकता है।
कुत्तों की जो चिंता है भारत में वो कुछ ज़्यादा ही है और कुत्तों को काउंसलिंग तक देने की बात चल रही है। कुत्तों जी, को हाँ, कुत्तों को बड़ा कुत्ते बड़े इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ख़ैर अ, देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है, लेकिन पिछले हम 1 साल से तो देख ही रहे हैं कि कुत्ते काफ़ी अहमियत भारत में पा रहे हैं और पाएँगी भी क्यों नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी जगहों पे आजकल कुत्ते विराजमान हैं। जी, बिल्कुल। क बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि किसी अहम मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, उनको कहीं और लगाया जाए। सो ख़ैर उन्हीं का एक हिस्सा ये भी होगा। आगे चले तो एक सर्वे का दावा है कि जो फूड ऐप्स हैं जिस जहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे, ऑफ़िस बैठे, कहीं भी बैठकर आप खाना मँगवा के खा सकते हैं। वो आम रेट से 55% जो यूज़र हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा दाम चुकाया है। ये सच में वैसे ऐसे नज़र भी आता है जब हम करते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई चिंता क्यों नहीं ज़ाहिर की जाती, कोई कैप क्यों नहीं लगाता? देखिए कहाँ हम सियासत और समाज की बात करते हैं और कहाँ अपन आज इस किस्म की खबर पर बात कर रहे हैं, खाने ख खिलाने की बात पर। लेकिन ये सीरियस कंसर्न इसलिए है क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और ख़ासकर जो अब अर्बन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर खाने का पैटर्न चेंज हुआ है। हम सबको पता है कि जो लोग-बाग हैं वो रेस्टोरेंट और होटलों में जाने की बजाय स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट ऐसे जो ऐप्स हैं, इनसे खाना ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो उसमें मैंने भी पिछले दिनों महसूस किया, मैंने एक एक जगह से खाना मँगवाया था, जहाँ पर मैं लगातार जाने ख खाने जाता हूँ। तो जब मैंने रेट देखा, बिल देखा, तो मैंने पाया कि मैं जब वहाँ पर जाता हूँ, तो चिकन असल में मैं वहाँ से मँगवाता हूँ, तो चिकन का मैं वहाँ पर ₹450 में चुकाता हूँ और जब वो मेरे घर पे स्विगी से आया, तो वो ₹650 यानी कि ₹200 मैंने जो ज़्यादा दाम है, वो चुकाया। अब इससे आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2 लोगों की रोज़ी-रोटी भी जुड़ गई है, उसमें एक जो बाइक राइडर है उसकी रोज़ी-रोटी जुड़ गई है और एक जो ऐप के पीछे जो भी काम कर रहे होंगे उनकी रोज़ी-रोटी भी जुड़ गई है। बिल्कुल सही बात जी, है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी सप्लाई चेन से जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको बाहर कर दें। पर एक ये है कि जो डिजिटल चीज़ों के ऊपर जो इतना हम क्या कहें इसको कि इतना डिजिटलाइज़ होते जा रहे हैं और फिज़िकली हमने जो अपने जो फुटफॉल है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या बाहर शॉपिंग मॉल्स में, छोटे दुकानों के ऊपर जो घटा दिया, ब्लिंकिट की वज़ह से तो वो भी घटा दिया। तो उसका नुकसान मतलब छोटे दुकानदार को भी हो रहा है, होटल और उसको भी हो रहा है और दूसरा आप तो नुकसान उठा ही रहे हैं और ये उपभोक्ता खुद भी समझ रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जिसके ऊपर बात होना चाहिए। 25 मतलब फ़ीसद तक जो है कमीशन वो यानी कि ₹100 पे ₹25 तक का जो कमीशन है वो जो टेक कंपनीज़ हैं ये खा ले रही हैं। तो ख़ैर आप खाना खा रहे हैं और वो आपके ऊपर कमीशन खा रही हैं, तो खाने खिलाने का सिलसिला जारी रहे। मेरे को लगता है कि आपको फ़िज़िकल जो फुटफॉल्स हैं, वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बढ़ानी चाहिए और जो जी, फ़िज़िकल लाइफ़ है उसको डिजिटल लाइफ़ के ऊपर एक तो मतलब मैं आज आज किसी के साथ हँस ही रहा था गुरप्रीत कि जो जी, नेटिज़न्स हैं, नेटिज़न्स से मेरा मतलब ये है कि जो इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लोबल इस्तेमाल सिटिज़न हो गए हैं। तो बिल्कुल। अब वो नेटिज़न्स ग्लोबल सिटिज़न कैसे हो गए हैं कि मैं कुछ टाइम पहले जब न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन चल रहा था, तो मेरी एक बात हो रही थी रिक्शा पुलर से। वो ममदानी के वीडियोज़ देख रहा था। मैंने कहा कि भाई बड़े फ़ैन लग रहे हो ममदानी के। बोला मैं बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। अगर मुझे एक जी, मौका मिले वोट डालने का, तो मैं यहाँ इंडिया में वोट करने की बजाय न्यूयॉर्क में जाऊँ ममदानी को वोट डालने। तो वो ग्लोबल सिटिज़न हो गए हैं सभी और सब जो ऑनलाइन ही सारा कुछ चल रहा है, खाने खिलाने से लेकर और शॉपिंग तक और पसंद, नापसंद। तो जो क्रॉस बॉर्डर जो चीज़ें हो गई हैं, मतलब जो फिज़िकल बॉर्डर्स हैं, उनको तो चक्के मार ही दिया। ख़ैर, नेटिज़न्स जो ग्लोबल सिटिज़न हो गए हैं, मुझे लगता है कि वो अपने लोकल जो मार्केट है, उसका ख़्याल रखें। जो छोटे दुकानदार हैं, लोकल मतलब थोड़ा आप लोकल भी रहिए। ग्लोबल ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है, आप ग्लोबल रहें, लेकिन थोड़ा लोकल भी रहें। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में मौतें कितनी हुई हैं ये अलग बात है। सरकार जो आंकड़ा बता रही है वो अलग है। सरकार कितने लोगों को मुआवज़ा दे रही है वो बात अलग है। लेकिन इन सब में सीएम बोल रहे हैं कि हम आंकड़ों में पढ़ ही नहीं रहे। फिर कैसे चल रहा है जी ये सारा देश और सारे स्टेट्स?
देखिए गुरप्रीत, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, वो शायद हम सब ने अपने जीवन में 2-3 बार, 4 बार एक्सपीरियंस कर ली है। जी, 2-3-4 बार एक्सपीरियंस करने का मेरा मतलब ये है कि जब पहली बार हम जब बहुत छोटे थे और जब हमें हमें पता चला कि जो 1984 में 1984 में जो कुछ हुआ और 1984 के बाद का जो दौर था पंजाब का और 7-8 साल जो दौर चला, उसके ऊपर सरकार ने कभी सही आंकड़े नहीं बताए कि उन्होंने इन एनकाउंटर्स में कितने नौजवानों को मारा। बिल्कुल। जी, वो हम सबको पता है कि जो भाई जसवंत सिंह खालड़ा थे, वो कैसे श्मशान घाटों में गए, उन्होंने रजिस्टर टटोले और उसके बाद उन्होंने एक श्मशान घाट के आंकड़े से ही ये साबित कर दिया कि जो डेथ टोल है, जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा हैं। जी, ऐसा ही मामला मैं जब एक सीएनआरसी का जब घटनाक्रम हुआ था, वो तब मैं देख चुका था। उत्तर प्रदेश में भी हमारे कुछ पत्रकार दोस्तों ने श्मशान घाटों के रजिस्टर टटोले और उसके बाद फिर पुलिस को डिस्क्लोज़ करना पड़ा कि हाँ, 7 लोगों की वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में डेथ हुई है। तीसरा मामला जी, मैं ये इंदौर वाला देख रहा हूँ। गंदे पानी अच्छा इसमें भी गलती कहीं न कहीं सरकार स्टेट की है, वो कैसे कि जो साफ पानी पीने का प्रोवाइड जी, करने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। जो सरकारी बिल्कुल। टेप वाटर था, उसको पीकर हम सबको पता है कि 400 से ज़्यादा लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, 20 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ठीक है? जी, जी, ये आंकड़ा 20 से ज़्यादा जो लोग मरे हैं, ये आंकड़ा कैसे है? वहाँ पर भी जी, पत्रकारों को शमशान घाट जाना पड़ा, जलती हुई चिताओं की फ़ोटो खींचनी पड़ी उनको, उनको जी, रजिस्टर टटोलने पड़े। और उसके बाद ये बात आया और जब हाई कोर्ट ने तलब किया सरकार को, तो सरकार कह रही नहीं 6 लोगों की मौत हुई है। पत्रकार जी, कह रहे हैं 20 लोगों की चिताओं की तो हमारे पास फ़ोटोएँ हैं, रजिस्टर की फ़ोटो है। तो वहाँ पर भी मतलब जब भी सरकार की गलती होती है, तो मौत के आंकड़े छुपाए जाते हैं। आपने हुँ, मामला कुंभ का भी देखा होगा। कुंभ में सरकार ने कहा बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 37 लोगों की मौत हुई है। कम कुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ, यानी कि जो भगदड़ मची। और बीबीसी जी, के हमारे जो मैं तो गर्व से कहूँगा कि मेरे रूममेट भी रहे हैं, हमारे दोस्त जो हैं, अभिनव जी, गोयल। अभिनव गोयल जी, हरियाणा से ही हैं, बाकमाल रिपोर्टर हैं, उन्होंने 84 परिवारों से मुलाकात की और एक-एक परिवार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और बताया कि कम से कम 84 लोगों की मौत उस भगदड़ में हुई है। बीबीसी जी, हिंदी में वो रिपोर्ट छपी। तो मतलब पत्रकारों को कहाँ भटकना पड़ता है, आप समझ ही रहे होंगे और जो राज्य जी, जो आंकड़ा देता है, वो एक अलग ही बात है। मुआवज़ा 18 परिवारों को दे दिया। कोर्ट में कह रहे थे जी सिर्फ़ 6 लोग मरे हैं और चिताएँ जी, तो 20 लोगों की जलती हुई पाई गई हैं। तो ख़ैर इसलिए कह रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कि हम आंकड़ों में नहीं पढ़ते। भई आप आंकड़ों में पढ़ोगे क्यों? आंकड़ों में पढ़ोगे तो आपको शर्म आएगी कि आप जो एक बेसिक नेसेसिटी वो ना प्रोवाइड कर पाने के चक्कर में यहाँ इतने लोगों की मौत हो रही है। लोग सिर्फ़ पानी पीकर ही मर जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। इससे आगे हम बढ़ें तो उधर हनुमानगढ़ में एक महापंचायत आज हुई है, इंटरनेट बंद रहा, हरियाणा, पंजाब के बड़ी गिनती में किसान वहाँ पर पहुँचे, लाल सलाम के नारे गूंजे। ये सारा क्यों हुआ? देखो एथनॉल फैक्ट्री का जो मामला है वो लगातार चल ही रहा है वहाँ पर। हालाँकि एथनॉल फैक्ट्री प्रशासन कह रहा था कि हम एमओयू रद्द कर देंगे, आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आप आंदोलन जीत गए हैं, किसानों ने मान भी लिया। लेकिन दोबारा पता चला कि एमओयू रद्द नहीं किया गया, तो दोबारा फिर आज किसान इकट्ठे हुए हैं और आज किसानों ने मुलाकात की है और पंचायत भी की, महापंचायत भी की और उसमें फिर जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, किए गए थे। क्योंकि कुछ किसानों ने आपने देखा भी होगा, नौजवान किसानों ने उस फैक्ट्री की दीवारें गिरा दी थी अपने ट्रैक्टरों से, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे वापस लेने थे, उनकी भी बात की। तो ख़ैर देखते हैं कि आगे प्रशासन का क्या रूप रहता है, लेकिन हनुमानगढ़ के किसानों का एक बात तो है, वो एथनॉल की फैक्ट्री तो नहीं लगने देंगे। मतलब वो मेरे को एकदम से जो वहाँ के एक बागड़ी किसान का जो डायलॉग है और एक सिख जी, किसान का जो डायलॉग, वो दोनों डायलॉग याद आ जाते हैं। सिख किसान ने कहा था वहाँ पर खड़े होके, वो एक बड़ा मिक्स सा इलाका है, जहाँ पर आपको पंजाबी और हरियाणवी दोनों एक ही गाँव के अंदर बोलते हुए लोग दिखाएँगे। दिख जी, जाएँगे, क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ जो सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा पंजाब और हरियाणा से माइग्रेटेड ही हैं। उसमें तो पंजाब के जो सरदार थे, सिख थे जो उन्होंने कहा कि हुण ला ला इत्था फैक्ट्री, वो दीवार गिरने हुँ, के बाद। और एक जो जी, बागड़ी किसान थे, मतलब वो कह रहे थे ऊँचा की कूदो, नीचा कूदो, दाएँ कूदो, बायाँ कूदो,
कुकर कूदो, फैक्ट्री ना लग गए तो ना लग गए, तो वो हुँ, फैक्ट्री तो नहीं लगेगी वहाँ पर, मतलब वो हमें दिखा। वहाँ पे एकता भी काफ़ी है और वहाँ पे जो जाति और धर्म जो जितना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है वहाँ पर, किसानी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं उस अगर मेरे को जीवन में कभी एक जगह पे सेटल होने का मेरा मन करे, तो मैं जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो थार डेज़र्ट की जो खेती-किसानी है, उसमें जाके सेटल होना पसंद करूँगा। वहाँ पर हर जाति के लोगों के पास ज़मीनें हैं, हर जाति, हर धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं और वो इतना मिक्स कल्चर है कि आप भी जी, हँस-हँस पागल हो जाएँ। जी, बिल्कुल। सो इससे आगे अगर हम बढ़ें तो उधर एसजीपीसी के जो सीए हैं सत्येंद्र कोहली जो दूसरी तरफ सुखबीर बादल के बिजनेस के भी सीए रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और अमृतसर कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है उनका। हाँ जी, बिल्कुल जो इंटरनल ऑडिटर होते थे वो सीए हैं वैसे और सुखबीर बादल के भी सीए रहे हैं। उनको आज 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। उनसे पुलिस ने कहा कि हम इनसे बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसलिए हमें रिमांड दिया जाए और पुलिस ने तो हालाँकि रिमांड ज़्यादा दिन का माँगा, 10 दिन का रिमांड माँगा था लेकिन पुलिस को 5 दिन का रिमांड मिला है और उसमें कई सारी चीज़ें इसमें ये भी है कि जो पैसे के भुगतान का बात है, 3.5 लाख रुपए की एक पेमेंट है उसको लेकर इश्यू बना रही है पुलिस और 1-2 चीज़ें और हैं। इंटरनल उसमें ये भी बात आ रही है कि सुखबीर बादल के जो अकाउंट्स हैं, उनको लेकर भी पुलिस सत्येंद्र कोहली से कुछ जानकारियाँ जुटाना चाह रही है। ख़ैर पता नहीं भगवंत मान सुखबीर बादल के अकाउंट से इस केस से रिलेटेड ही जानकारियाँ जुटाना चाह रहे हैं या कुछ और जैसे उनके साले साहब को फँसा रखा है, कहीं जीजा का तो नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। जी। उधर एक पंजाबी सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ फ़ोटो डाली, एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ, रमी रंधावा नाम है और हालाँकि बड़ा अलग मामला है। जब इनका डिबेट गाना था उसमें तो ये कह रहे थे कि भई ऐसे कोई जट नहीं होते जो सुबह उठते साथ फैर करते हैं। मतलब दलजीत के ऊपर तंज में उन्होंने गाना निकाला था और उन्होंने गाया था कि बहुत जट तो बहुत काम करने वाले लोग होते हैं और अब उन्होंने बीच में फिर वो वेल पुणे वाले गाने भी शुरू कर दिए, गुंडा टच मतलब मज़ाक में एक हमने शब्द इजाद कर रखा है गुंडा टच, तो थोड़ा गुंडा जी, टच हो गए थे, तो गुंडे टच के चक्कर में फ़ोटोएँ डाल दी, अब केस दर्ज हो रहा है। ये थोड़ा मेरे को मैं कई बार हमारे पंजाबी कलाकारों को बोलता हूँ कि आप जी, लोगों में थोड़ा फुकरपना तो है, थोड़ा तो आपको बिल्कुल। मानना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, है। और इससे आगे अगर हम बढ़ें तो उधर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से पहले एक दिलचस्प वाक़या हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में जो गठबंधन किया हुआ था उसको तोड़ दिया। हाँ जी, आज कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली और चंडीगढ़ में जो अलायंस था कांग्रेस के साथ, हालाँकि दिल्ली में तो उनका विधानसभा चुनाव में टूट गया था, लोकसभा में तो था वो दिखा था, 3 सीटों पे हमको पता है कांग्रेस लड़ी थी और 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी और चंडीगढ़ की जो सीट थी, उस पे कांग्रेस लड़ी थी, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये एक अलायंस था, उस अलायंस के बदौलत ही हम सबको पता है कि जो यहाँ पर जो मेयर था वो भी हम सबको पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मिलके चुना हुआ था, तो यानी कि एक अलायंस था, वो टूट गया है, अब तो साफ दिख रहा है। 2 आम आदमी पार्टी के जो अपन कह सकते हैं कि जो काउंसलर थे, वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो वो पहले ही हम कह रहे थे कि भई बराबरी का मुकाबला होगा, बराबर के पार्षद हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये तो गए और बीजेपी सारी की सारी सीटों पे जीतती हुई चंडीगढ़ में दिख रही है। अब ये थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी की झोली में जो ये जीत परोसी गई है, ये आम आदमी पार्टी ने परोसी है, कांग्रेस ने परोसी है। आज जो मुझे शुरुआती जानकारियाँ मिली, जितना भी मुझे मुझे यही पता चला कि आम आदमी पार्टी के जो 2 काउंसलर हैं, वो तो बीजेपी में सीधे-सीधे जाके मिल ही गए और 2 काउंसलर ऐसे थे जिन्होंने पैसे पकड़ लिए थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वो बीजेपी को जिताएँगे। इस वजह से कि सदन में बेइज़्ज़ती ना हो जाए, क्योंकि अब की बार पर्ची सिस्टम से वोटिंग नहीं होनी थी, हाथ उठा के वोटिंग होनी थी। सदन में बेइज़्ज़ती हुँ। ना हो जाए इसलिए बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कहीं आम आदमी को डर था कि कहीं उनके ऊपर ये ठप्पा ना लग जाए कि ये बीजेपी की बी टीम जी। उधर कांग्रेस सॉरी कंगना रनौत को बठिंडा हाई कोर्ट से झटका लग गया है। व्यक्तिगत रूप में पेश ना होने की याचिका डाली थी उन्होंने और पेश नहीं भी हुई हैं 2 बार पेशी पर, तो अब खारिज हो जाने के बाद क्या होगा? अभी आना पड़ेगा?
हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा और उन वो छूट चाह रही थी, वो चाह रही थी कि वो डिजिटली जुड़ जाएँ, ऑनलाइन पेशी पे शामिल हो जाएँ, उनको फिज़िकली वहाँ पर प्रेज़ेंट ना होना पड़े, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है और अब कंगना रनौत को अ, अदालत में हाज़िर होना पड़ेगा और होना किस लिए पड़ेगा कि वो ज़्यादा चतुर बन रही थी, ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही थी, उसके लेने के चक्कर में देने उनको पड़ गए हैं। उनको माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी, जुर्माना, हर्जाना भी लगेगा और उनकी जो किरकिरी हो रही है मीडिया में, वो तो है ही है। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ ही समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, शुक्रिया।